और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार से आ रही है, जहां पर रजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी होंगे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, और इन्हें नया जो कार्यभार, नई जिम्मेदारी जो दी जाने वाली है वो आईपीएस अधिकारी। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब के रहने वाले हैं भट्टी और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आरएस भट्टी इस वक्त सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक पूर्वी कमांड के पद पर तैनात हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, अगर आरएस भट्टी की बात की जाए तो ये कितनी बड़ी बात, क्योंकि इस जिम्मेदारी के लिए जब बिहार को लेकर के किसी अधिकारी का चयन किया जाता है तो कई मापदंडों पर उन्हें खतरा उतरना होता है, तो इस वक्त भट्टी का चयन इन आधारों में सबसे प्रमुख आधार क्या रहे होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आरएस भट्टी एक तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं और सख्त तेवर के ये ऑफिसर हैं। पटना के सिटी एसपी के पद पर भी ये काम कर चुके और काफी चर्चित रहे थे उस समय जब पटना के ये सिटी एसपी थे। अपराधी इनसे कांपते थे और इनका लंबा तजुर्बा रहा है। बिहार में ये बीएमपी के डीजी भी रह चुके हैं और हाल ही में ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे सीमा सुरक्षा बल में, जैसा कि आपने बताया भी। और ऐसी स्थिति है जबकि बिहार में शराबबंदी कानून है और अभी हाल में छपरा जहरीली कांड हुआ था। नाम कई थे। देखिए, 3 नाम की मुख्य तौर पर चर्चा हो रही थी, आलोक राज, शोभा होतकर और आरएस भट्टी। और ये माना जा रहा था कि इन्हीं तीनों नामों में से कोई एक नाम जो है बिहार का नया पुलिस महानिदेशक होगा। यूपीएससी की तरफ से भी रिकमेंडेशन आ चुका था और आखिरकार राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें आरएस भट्टी को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बिहार के डीजीपी के पद पर दी गई है। और निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने कि आरएस भट्टी जैसे सख्त तेवर वाले अधिकारी को डीजीपी के पद पर बिठाया गया है तो कई ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए चुनौती होगी और एक सक्षम अधिकारी माने जाते हैं आरएस भट्टी। देखना होगा राज्य सरकार के जो उनका जो ये आरएस भट्टी पर जो एक उम्मीद है वो उस पर कितना खरा उतर पाते हैं, लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा है वाकई में मैसेज देने वाला रहा है। और ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि आरएस भट्टी सबसे आगे है तीनों नामों में, और वही हुआ। आखिरकार उनके नाम पर मुहर लग गई है। गृह विभाग ने अभी थोड़ी देर पहले अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिल्कुल। और आरएस भट्टी की बात की जाए तो 2025 में सितंबर में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उससे पहले कई सारी चुनौतियां उनके सामने होंगी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव भी है। अभी जो हालात हैं शराबबंदी और इन शराबबंदियों के बीच कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाकर रखना, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका और चयन आरएस भट्टी का किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं साहिबगंज में दोहराए गए दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां पर दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह साहिबगंज के बोरियों में भी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। 22 साल की आदिम जनजाति की महिला को कटर से 12 टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया है। मृतक का नाम रबिका पहाड़िन बताया जा रहा है, जो कि बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली है। शादी के बाद रबिका अपने पति दिलदार अंसारी के साथ बिलटोला स्थित घर में रह रही थी। महिला का शक्त विक्षत शव कलशान संथाली मोमिन टोले के एक पुराने बंद घर और उसके बाहर से 12 टुकड़ों में बरामद किया गया है। तो बताया जा रहा है कि जो दिलदार है उसने रबिका को पहले प्रेम जाल में फंसाया, शादी की और शादी के बाद देखिए जिस तरीके से चर्चा हालिया दिनों में श्रद्धा हत्याकांड की रही थी, वैसा ही मामला साहिबगंज से सामने आया है, जहां पर रबिका को 12 टुकड़ों में काटा गया। इन टुकड़ों को काटने के बाद अलग अलग जगहों पर फेंका जाता है। लापता है। हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला? हाँ। तो थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस को? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सुरजा। सुरजा। ये बताइए, आपका मृतक जो है आपकी लड़की थी? हाँ, मेरा लड़की। कब से वो जो है आपको पता चला कि ट्रेस आउट है, मतलब लापता है? हम शुक्रवार से। शुक्रवार से नहीं, कल ही फोन किया लड़का का। तो बोरियो थाना में आपने सूचना दिया था? हम नहीं आए।
के आया था? आप आए थे? आप आए थे ना? तो क्या लड़का लोग के साथ ही ये बताइए, क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? ये जो कांड हुआ इसमें आरोपी लोग हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग को तो जेल अंदर करना है। अंदर से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। यही ना? हाँ। तो साहिबगंज के मोइन टोला में रबिका के शरीर के 6 टुकड़े मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस जगह को सील करते हुए यहां किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती तक की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। साहिबगंज के बोरियो के संथाली टोला में जिस जगह पर कि सबसे पहले पैर देखा गया था, उसके बाद ये दूसरा स्थान जहां रूबिका के शरीर का और दूसरा पार्ट जो है वो इस घर से मिला था। और ये वो टूटा फूटा सा मकान है, टूटे फूटे से गेट हैं, जिसके अंदर शायद उसे काटा गया हो या यूं कहें कि उसके शरीर को छित विछित किया गया हो। हालांकि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है। बताया जाता है कि करीबन 50 से अधिक टुकड़े में उसे काटा गया होगा। और जिस जगह पर कि इस घर से टूटे हुए घर से जब कुछ पार्ट जो है वो बरामद किए गए हैं, तो यहां पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। हालांकि इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की जो आप कहें कि असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो वो इस इलाके में ना पड़े। लगातार पुलिस इस पूरे क्षेत्र को जो है वो छावनी में तब्दील करने में जुट चुकी है। और यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां भी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। घटना स्थल है, यहाँ पर मिला है पार्ट्स। कितना पार्ट यहाँ से लेके गया? वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पार्ट्स मिला है। यहाँ इस जगह पर किसी को अभी आने नहीं देना चाहता। कब तक ये ड्यूटी आप लोग को लगाया, कुछ पता है? ये कोई पता नहीं। कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। क्या लगता है सर कि क्यों इस तरह की घटना इस इलाके में? ये तो बढ़िया बता सकते हैं। आप लोगों को फिलहाल यहाँ देखना है कि कोई यहाँ आए ना? हाँ ना। कितने पुलिस की यहाँ पे है सर? कहाँ? यहाँ पे कितने पुलिसों की तैनाती? 1-5 अफसर। अच्छा, 1-5 और। तो यहाँ ये वो जगह है जहां पर कि पुलिस की तैनाती इस वजह से की गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वो घटना स्थल है जहां पर कि कुछ टुकड़े जो हैं वो रूबिका के मिले हैं। और बताया जाता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है, लड़का जो है, जो आरोपी युवक है, उसका नानी घर बताया जाता है, तो उसके मामा का घर बताया जाता है। और मामा को भी हिरासत में लिया है। जब स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि एक महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। अब तो ये पूछताछ के बाद पता चलेगा कि पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ खंगाल कर सामने लाती है और इस पूरे घटना में कितने लोगों की संलिप्तता है। गौरव झा, न्यूज़ 18। सारण में जहरीली शराब से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर प्रशासन ने अब तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि 5वें दिन भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मशरक थाना क्षेत्र के मोगलिया गांव से जहरीली शराब पीने से आंख के रोशनी गंवाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने एक शख्स को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती करवाया था, जहां से डॉक्टरों ने इस शख्स को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार का कहना है कि सुरेश ने शनिवार को तरैया से शराब खरीद कर पी थी और इसके बाद से ही इसे दिखाई देना बंद हो गया। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। टोटल 38 डेथ्स का सूचना इसमें मिला है। इसके अलावा भी सदर अस्पताल में मात्र एक पेशेंट है और कोई नया व्यक्ति बीमार या फिर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों के जो चौकीदार हैं घर घर जाकर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रशासन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, ICDS, जीविका, सभी लोग लगे हुए हैं और घर घर जाकर हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। साथ ही प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का भी प्रयास किया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस मुहिम में जोड़ा गया है, ताकि जो दुष्प्रभाव हैं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ को लेने के संबंध में उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और समाज में इस प्रकार की हानियां नहीं हो, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो इधर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत मुआवजा पीड़ितों का अधिकार है और सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। तो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है।
ये बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016, मैं उसके अंश को पढ़ना चाहूंगा। मैंने उसकी कॉपी आपको लगा दिया। उसके अंदर कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ तो वह निर्माता विक्रेता, चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 2 लाख रुपया एवं किसी अन्य चोट खाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपया भुगतान करने का आदेश देगा। तो शराब कांड पीड़ितों को मुआवजे के मसले पर बीजेपी की चेतावनी सामने है। बीजेपी ने कोर्ट जाने की अब चेतावनी दे दी है। किसी हद तक जाया जा सकता है, बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अधिकार है उन तमाम पीड़ितों के परिजनों को जिन्होंने अपनों को गंवाया है, और यही वजह है कि बीजेपी इन्हें मुआवजा के मसले पर किसी भी हद तक जा सकती है। तो अगर एक्साइज और प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 42 में यह प्रावधान है तो मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा, और इन गरीबों को मुआवजा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसी भी सीमा तक जाएगी। तो शराब कांड पर सीएम नीतीश के रवैये की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बड़े बड़े अपराधियों के घायल होने पर भी उन्हें मेडिकल सेवा मिलती है, लेकिन सरकार अपने लोगों के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है। दो घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, या कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती है। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने कि पियो और मरो, तुमको बचने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। तो क्या 2 घूंट अगर पी लिया किसी गरीब ने जो कानूनी गलत है, तो क्या उसको मरने दिया जाए? परिवार के लोग अपनी आंखों के सामने लोगों को मरने दे रहे हैं क्योंकि डर है कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो इसलिए जो नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, उसे मैंने कहा कि प्रशासन ने ये इंतजाम कर दिया कि पियो और मरो। कहीं भी कानून में मरने का प्रावधान नहीं है। कानून में यही प्रावधान है कि आप पिएंगे तो आपको इतना फाइन होगा, इतनी जेल होगी, फलाना होगा, लेकिन ये नहीं है कि जो पिएगा वो मरेगा। ये कहीं लिख दीजिए कानून के अंदर कि जो पिएगा वो मरेगा। आपने कानून में क्यों नहीं लिखा? एक बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर घायल हो गया तो अस्पताल में उसका उपचार और इलाज होता है, लेकिन यहाँ इतने निर्दयी, इतने संवेदनहीन हो गए मुख्यमंत्री कि लोगों को मरने दे रहे हैं, लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, लोगों को मरने दिया जाए, और बड़े अहंकार के साथ कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने यह दावा किया कि गोपालगंज में शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिया गया, और ऐसे में सरकार सारण समेत दूसरी जगहों के पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार आखिर कैसे कर सकती है? सरकार ने गोपालगंज में क्या किया कि पहले 4-4 लाख रुपया दे दिया, क्योंकि वसूलने में समय लगेगा, बाद में उसको वसूल लेंगे, और 4-4 लाख रुपया लोगों को दे दिया। तो अगर खजूरबन्नी में 4 लाख रुपया दिया गया तो आज जहरीली शराब कांड सारण में क्यों नहीं दिया जाएगा? और इतने गरीब लोग हैं, नीतीश जी आपकी संवेदना मर गई है क्या? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ में कहा कि बिहार में शराबबंदी सभी दलों के निर्णय के बाद ही की गई और अब समीक्षा करने की कोई बात ही नहीं है। समीक्षा कानून कोई एक व्यक्ति की इच्छा से, एक पार्टी की इच्छा से नहीं बना है। इसमें लगभग सभी दल के लोगों ने समय समय पर सपोर्ट किया है, साथ दिया है। बिहार की जनता की ओर से आवाज़ आई है और उसके आधार पर यह कानून बना है।
इसलिए इसमें कोई समीक्षा की फिलहाल जरूरत नहीं है। अबकारी वाला जो इशू है उस पर जरूर गौर करने की जरूरत है अलग से। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद भले ही शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शराब को सामाजिक बुराई बता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि पियोगे तो मरोगे। ऐसे में वैशाली जिले का एक गांव न सिर्फ नीतीश कुमार के शराब मुक्त बिहार के सपने को साकार कर रहा है, बल्कि नशा मुक्ति के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। वैशाली प्रखंड स्थित कुशवाहा टोला में करीब 700 के करीब की आबादी है, लेकिन यहां के लोगों ने शराब तो दूर पान मसाला तक नहीं खाया। इस गांव में नशे के सामान पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस गांव को देखकर आसपास के लोग अब नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। मुख्यमंत्री से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे गांव में आए, हमारे सो का प्रोत्साहन करें, यहाँ इस गांव को भी देखें। शाकाहारी होने का मेन बात है कि अभी जो कोरोना काल बीता है इसमें हमारे यहाँ कोई आदमी पॉजिटिव नहीं हुआ है। बाहर से भी लोग आए हैं तो किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं हुआ है। हम लोग स्वस्थ है, अच्छा है, कोई भयानक बीमारी भी यहाँ नहीं है। हमारे समाज में किसी को कुछ बड़ा रोग हो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं। ये बस्ती पूर्ण रूपेण शाकाहारी है शुरू से ही, और यहाँ कोई नशा सेवन नहीं करते हैं। हम लोग कुछ ऐसा सब लोगों को विचार देते हैं और हम समझते हैं कि इसका एक दूरगामी परिणाम है कि यहाँ कोई केस मुकदमा भी थोड़ा बहुत कोई आपसी विवाद हुआ तो आपस में बैठ करके हम लोग सुलझा लेते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर भिखारी ठाकुर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर डीएम और एसपी समेत तमाम गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया। भिखारी ठाकुर का जन्म कुतुबपुर दियारा में हुआ था। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी को देश और विदेश तक पहुंचाया और उनकी खास नाच शैली जो है, जिसे लौंडा नाच भी कहा जाता है, वो बेहद लोकप्रिय हुई। भिखारी ठाकुर की जयंती पर आज सारण जिला खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दुनिया में अगर भाईचारा है, प्रेम है और विश्व बंधुत्व है, उसमें लोक कलाकारों की बड़ी भूमिका है। और हिंदुस्तान के जो लोक कलाकार हैं उसमें भिखारी ठाकुर का स्थान बहुत ऊंचा है। कि दियारा में एक बालक जन्मल नाम भइल दूर दूर, अजे कर नाम भिखारी रखाइल गौवा कुतुबपुर। अरे धन धन कोख शिवकली देवी के पीता दहल सिंगार के, ऐसन फूल खिलल ये घर में लोग जान गई संसार के। बेगूसराय के साहेबपुर कबाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से ही टूट गया। 9 सालों से इस पुल का काम चल रहा था और 14 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया गया। पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और उससे पहले ही पुल टूटकर पानी में समा चुका है। कुछ दिन पहले पुल के पिलर संख्या 2 और 3 के बीच दरार देखी गई थी, जिसके बाद पुल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। पुल के टूटने के बाद पुल के दोनों तरफ चौकीदार की तैनाती करने के साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई ताकि कोई आवाजाही इस पुल पर वाहनों की ना हो पाए। परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाया गया था। पुल टूटने से अब 20,000 की आबादी जो इस इलाके की है वो प्रभावित हो चुकी है। साल 2017 में पुल का परिचालन शुरू किया गया था। हालांकि अप्रोच पथ के अभाव में पुल का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ और ना ही इस पर कोई बड़ी गाड़ी चली ही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पर लोकल ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां जरूर गुजर रही थी, साथ ही साथ पैदल आवागमन भी किया जा रहा था। 2 महीने पहले पुल में दरार आनी शुरू हुई, लेकिन इसके बाद भी लोगों का इस पुल पर आवाजाही जो है वो रुका नहीं, परिचालन यूं ही चलता रहा। आज पुल के पाए संख्या 2 और 3 के बीच से टूटकर ये पुल जो है वो नदी में समा गई।
मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का समापन हो गया। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन पहले ग्राम पंचायतों में किया गया और इसके बाद 13 प्रखंड और नगर निगम मोतिहारी में इसका आयोजन हुआ। 17 दिसंबर से फाइनल का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया गया, जिसका आज समापन हुआ है। समारोह में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह शामिल हुए। सांसद खेल स्पर्धा में करीब 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सेना, पेट्रोलियम, रेल, इस वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर के सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद ही खास पलों पर। पानी के बारे में मैंने बहुत सुना है कि जैसे अभी तो बहुत सारे लोगों को अपने देश में कि वो प्रॉपर क्लीन वाटर अभी तक अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल इसके बारे में हमें कैंपेन चलाना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए कि घर घर में पानी पहुंचना चाहिए, क्लीन पानी पहुंचना चाहिए। सफाई तो हमारे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक दिन से नहीं आता, ये डेली लाइफ का काम है। मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि अब जैसे हम अब सोचते हैं कि हम अपने घर में कोई साफ सफाई रखें, तो हम